अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नॉटमी ऑफ अ सॉफ्टवेयर हाउस। नॉटमी का मतलब होता है एनालिसिस करना। तो हम इन अदर वर्ड्स एनालिसिस ऑफ अ सॉफ्टवेयर हाउस देखेंगे। पार्ट टू ये पार्ट वन के अंदर थ्योरी थी, तो पार्ट टू के अंदर न्यूमेरिकल था, तो मैं आज न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अ, सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोड्यूसिंग द बजट। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कंपनी बनाते हैं तो उसका जो स्टाफ है उसको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है वो है टेक्निकल और रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ। ये क्या करता है कि ये हमें रेवेन्यू जनरेट करके देता है, मतलब कि इन अदर वर्ड्स हम कहें कि मनी मेक करता है, जिसके अंदर डेवलपर्स आ जाते हैं, टेस्टर्स आ जाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स वगैरह आ जाते हैं। और दूसरा है हमारा नॉन रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ, जो कि ऑपरेशन तो परफॉर्म करता है लेकिन हमें रेवेन्यू नहीं जनरेट करके देता। लाइक HR हो गए, एडमिन फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह वाले हो गए, ये अपने ऑपरेशन यानी कि जो जो इनकी ड्यूटीज हैं वो उनको परफॉर्म करते हैं लेकिन आपके लिए एक रेवेन्यू नहीं जनरेट करके दे रहे होते। जिस तरह एक डेवलपर काम कर रहा होता है, वो जो प्रोजेक्ट बना रहा होता है उससे आपको रेवेन्यू मिलता है। तो ये दो कैटेगरीज में हम अपने कंपनी के स्टाफ को डिवाइड करते हैं, और इन दोनों को वर्क करने के लिए कैपिटल रिक्वायर होता है। यानी कि जो भी मतलब कि ये दोनों डिपार्टमेंट जो टू कैटेगरीज में हमने डिवीजन किया है, इनको अपना अपना काम करने के लिए इनको कैपिटल चाहिए होता है। कैपिटल मतलब कि मनी, कॉस्ट, मनी कहते हैं इन अदर वर्ड्स। तो नेक्स्ट ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है यही चीज़ मैंने डिस्कस वगैरह कर दी है। और इसके अलावा जो एक कंपनी मस्ट पे में आता है कि कंपनी जो पे करती है लाजमी, वो है सैलरी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना, हेल्थ इंश्योरेंस। कुछ कंपनियां आपको हेल्थ, ज़्यादातर तो यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करती हैं, और दूसरी अदर सर्विसेज भी कुछ होती हैं। वो डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह की सर्विसेज आपको और ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे जो डिस्कस किया हुआ है कि बजट जब हम बना रहे होते हैं उसके लिए इनपुट्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी जो इनपुट है वो किस तरीके से होती है। लाइक सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो हमारे लिए प्रोजेक्ट और क्लाइंट ढूंढ के लाए, और कितनी प्राइस पे वो लेके आ रहा है। लाइक अगर वो प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट आ रहा है $1000 का, 2000, यानी कि ये कितनी प्राइस पे वो लेके आ रहे हैं। इसके अलावा ये होता है कि वो जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं उसका भी डिसाइड करना कि वो जो प्रोजेक्ट है उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास इतने स्टाफ भी अवेलेबल है या नहीं। तो ये सेल्स डिपार्टमेंट की इनपुट होती है बजट के अंदर, ये सारा कुछ जो हम करते हैं। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसका काम होता है कि इस चीज़ का डिसाइड करना कि हमने न्यू हायरिंग करनी है या नहीं, या हमने एग्जिस्टिंग स्टाफ के साथ ही जाना। लाइक अगर आप कोई प्रोजेक्ट, ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसपे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो जारी बात है अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ कम है तो आपको न्यू हायरिंग करनी पड़ेगी। और अगर नहीं करनी तो ये सारा कुछ डिसाइड करता है HR डिपार्टमेंट और उनके सैलरीज का ट्रेंड। लाइक अगर आप ASE की पोजीशन की बात करें तो उसके एनालिसिस करना, उसकी जो सैलरी चल रही है दूसरी कंपनीज में, जो इंडस्ट्रीज में कंपनियां, उनका मतलब कि वो कितनी सैलरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारा ट्रेंड्स वगैरह देखना, तो ये सारा काम होता है HR डिपार्टमेंट का। इसके अलावा ऑपरेशनल डायरेक्टर का अगर हम देखें तो उसका काम होता है कि स्टाफ यूटिलाइजेशन रेट को अचीव करना। अब ये स्टाफ यूटिलाइजेशन रेट्स क्या होता है, ये बेसिकली टाइम होता है कि जो हमारा स्टाफ एक प्रोजेक्ट पर लगाता है। लाइक एक प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के ऊपर जो टाइम लगा रहा होता है हमारा स्टाफ, उसको हम स्टाफ यूटिलाइजेशन रेट कहते हैं। तो इसको अचीव करना, लाइक अगर एक प्रोजेक्ट आपने लिया कि उसको आपने 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है, तो आप उसी ड्यूरेशन में कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं, ये सारा कुछ रिकॉर्ड या ये सारी जिम्मेदारी होती है ऑपरेशनल डायरेक्टर की। और चौथा है एक्सपेंशन प्लान्स। एक्सपेंशन प्लान्स होता है कि कंपनी डिसाइड करती है कि अगर आपका कंपनी का एक ऑफिस है, वो डिसाइड लाहौर में ऑफिस है, तो वो डिसाइड करती है कि मैं इस्लामाबाद में एक न्यू ऑफिस खोलूँ या मैं दूसरी कंट्री में कोई ऑफिस खोलूँ। तो ये सारा एक्सपेंशन प्लान्स के अंदर आता है। तो ये रहा एग्जाम्पल, इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से वैल्यूज आई हैं। अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, हो सकता है कि आपको वो ये चीज़ इतनी आपको प्रोवाइड कर दे, ग्रेड डेट प्रोवाइड कर दे, नंबर और एनुअल कॉस्ट और डेज वर्क, और बाकी चीज़ें आपसे पूछ सकता है कि आप ये कैलकुलेट करके दें। या फिर हो सकता है कि वो स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दे। लाइक अगर वो कहते हैं कि ग्रेड 1 के अंदर
कितने 20 एम्प्लॉयज है, उनकी एनुअल कॉस्ट ये है और डेज वर्क इतना है, तो आपने यूटिलाइजेशन परसेंट निकालना है या डेली कॉस्ट, इस तरीके से भी वो कुछ पूछ सकते हैं, या टेबल के फॉर्म में दे सकते हैं कि इतना टेबल बना दिया, आप बाकी का के टेबल्स आप फिल करें। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चन ग्रेड ग्रेड लेबल हुए हैं 1 से 7। तो इसका क्या मतलब है कि ग्रेड 1 हमारा सबसे लोएस्ट है। वो किस तरीके से लग रहा है, यहाँ पे एनुअल कॉस्ट देखें उसकी कम है। एनुअल कॉस्ट मतलब सालाना जो कॉस्ट आ रही है उस पर साल बाद। और अगर ग्रेड 7 देखें तो उसकी है 44,000। तो यानी कि ग्रेड 7 के जो लोग हैं वो हाईएस्ट रैंक पे हैं। तो ये जो नंबर है ये बता रहा है कि भजन ग्रेड 1 के अंदर कितने इंप्लॉयज हैं, 20 इंप्लॉयज हैं। ग्रेड 2 के अंदर 25 है, इसी तरीके से ग्रेड 3 के अंदर 42 है। और एनुअल कॉस्ट उनके रिस्पेक्टिव लिखी हुई है कि ग्रेड 1 के जो इंप्लॉयज हैं उनकी जो एनुअल कॉस्ट है वो 18,500 है। और इसी तरीके से उन्होंने डेज ऑफ वर्क दिया हुआ कि पूरे साल में से उन्होंने कितने दिन काम किया है। ठीक हो गया। अब ये यूटिलाइजेशन परसेंट हमने किस तरीके डेली कॉस्ट, चार्ज रेट, टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू ये डिस्कस करता हूँ। तो उससे पहले आपने हाँ ठीक हो गया। अब ये आपको समझ आ गया। अब यूटिलाइजेशन परसेंट किस तरीके से निकलता है। यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आपने जितने डेज वर्क किया, मतलब कि आपके टोटल वर्किंग डेज इतने थे, उसमें से आपने इतने डेज वर्क किया। और मतलब कि फर्ज करें कि आपके टोटल आपने लेक्चर्स लेने हैं 30 और उसमें से आपने 20 लेक्चर लिए हैं। तो यूटिलाइजेशन कितनी होगी, 20/30 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगी। तो ये सीन होता है यूटिलाइजेशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, जाहिर बात है वर्किंग डेज को हम देखेंगे तो वर्किंग डेज 195 है और टोटल डेज कितने होते हैं एक साल के अंदर, 365। बट यहाँ पे एक पॉइंट है कि यहाँ पे हम 365 डेज नहीं लेंगे। मैंने क्या कहा था कि पूरे साल में जितने वर्किंग डेज होते हैं उनको हमने यूटिलाइज लिखना होता है, ना कि सारे पूरे ईयर में जितने हमारे पास डेज आ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने अपना नोट्स ऐड किए हुए हैं यहाँ पे। मैं बता भी दूंगा कि कुछ स्टूडेंट जो हैं उनके पास ये स्लाइड्स होंगी जो उनके टीचर ने अपलोड की होंगी, बट मैंने इस स्लाइड्स के अंदर चेंज नहीं किए। एक तो ये आपको देख के पता लग जाएगा कि ये हैंड रिटन नोट्स हैं, और इसके अलावा कुछ मैंने खुद से स्लाइड्स भी ऐड किए हैं, तो मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी ऐड की है। तो वही मैंने बात की थी कि ग्रेड 1 जो है वो लोएस्ट है, ग्रेड 7 जो हाईएस्ट है। एक साल के अंदर हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स के अंदर कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, और टोटल डेज कितने होते हैं, 365 डेज। बट यहाँ पे हम यूटिलाइजेशन जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि इवन के यूटिलाइजेशन के अलावा कहीं पे भी डेज अगर आपको यूज हो रहे हैं ना, तो हमने वर्किंग डेज लेने होते हैं कि पूरे साल में कितने टोटल वर्किंग डेज थे, उनमें से हमने कितने दिन काम किया। वर्किंग डे से मुराद ये है कि आप फर्ज करें कि कुछ कंट्रीज के अंदर सैटरडे संडे को ऑफ होता है। कुछ कंपनियां जो कंपनियां हैं ऐसी हैं कि जो कि सैटरडे संडे ऑफ करती हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो सैटरडे ऑफ नहीं देती, सिर्फ संडे का ऑफ देती हैं। तो ये सारे वर्किंग डेज में काउंट होता है। तो वो कंपनी कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर आपको उन्होंने बताया हुआ है कि इतने वर्किंग डेज हैं क्वेश्चन के अंदर, तो फिर तो गुड है। अगर नहीं है तो फिर आपने उसको 365 लेके नहीं चलना, फिर आपने अजम्पशन लेनी होती है। अब इसमें क्या है कि आपने सपोज कर लिया, यानी कि 365 टोटल डेज हैं हमारे ईयर के अंदर, उसमें से हमारे पास वर्किंग डेज कितने हो गए, यानी कि अगर आपकी कंपनी सैटरडे और संडे को ऑफ देती है, तो सैटरडे संडे यानी कि 2 दिन ऐसे हैं कि जो कि ऑफ में आ रहे हैं। और टोटल वीक्स कितने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं एक साल में। तो यानी कि 52 संडे होंगे, 52 सैटरडेज आएंगे एक साल में। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 104 आ गया। तो हमने क्या किया, 365 में से 104 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए डेज, तो हमारे पास 261 आ गए वर्किंग डेज। ये क्या था, सैटरडे संडे जो ऑफ है उनको हमने निकाल दिया। अब इसके अलावा ऐसा भी होता है कि भाईजान आपकी कंट्री में नेशनल हॉलीडेज भी होते हैं। लाइक अगर आप पाकिस्तान में तो 14 अगस्त वगैरह, या इस तरीके से एक बार डे आ गया। इस तरीके से और भी हॉलीडेज वगैरह होती हैं कि वो हर कंट्री पे डिपेंड करता है और हर कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो देती हैं नहीं। तो सपोज करने के हमारे पास जो नेशनल हॉलीडेज आ रहे हैं वो 16 है, तो हमने यानी कि वो भी छुट्टियां निकाल देनी है। तो 261 में से हमने 16 माइनस कर दिया, तो हमारे पास 245 वर्किंग डेज बच गए। अब 245 वर्किंग डेज में से कुछ ऐसे डेज भी होंगे जिसमें आपको वेकेशंस वगैरह दी गई होंगी कि आप भाईजान महीने के लिए इंजॉय करके आए, रेस्ट करके आए, फ्रेश होके आए। कुछ क्योंकि कंपनियां लाइक जिस तरह आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हैं, तो इस तरह के
जॉब्स के अंदर, इस तरह की जॉब के अंदर बंदे को रिलैक्समेंट लाजमी होती है और रिलैक्स करना भी लाजमी है, वरना फिर आपको ही पता है, आप भी इस फील्ड से काम कर रहे हैं तो दिमाग कितना इसमें लगता है। तो वेकेशन फर्स्ट करेंगे, उसने 20 डेज कह दिया है, तो वो हमने 20 और माइनस कर देना 245 में से, तो हमारे पास टोटल कितने वर्किंग डेज आ गए हैं एक साल के अंदर जिनमें हमने काम करना था 225। अब इसमें से हम देखेंगे कि हमने कितने दिन काम किया। वैसे हमारे टोटल डेज बनते हैं 225, लेकिन उनमें से अब हमने देखना कि कितने दिन हमने काम किया और कितने दिन हमने इसके अलावा भी ऑफ कर दिया। अब ये जो चीज है ना, जिस तरह ये 20 ये 16 हो सकता है कि वो आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन में दे दे, तो आपने ये सारा रीड करके इस तरीके से आपने 365 में से सब्ट्रैक्ट करते रहना है। तो आपने टोटल वर्किंग डेज निकालने के एक साल के अंदर कितने बंदे हैं, जो कि है 225। तो अब हमने क्या करना है, वापस इस पे चलते हैं। तो अब यूटिलाइजेशन परसेंट का क्या था। यूटिलाइजेशन परसेंट हमारे पास होता है कि डेज वर्क डिवाइड बाय टोटल वर्किंग डेज इन अ ईयर। तो हमारे पास क्या डेज वर्क हमें दिया कि 195। ग्रेड 1 वालों ने क्या किया कि 195 दिन काम किया, कितने में से 225 दिन उन्होंने टोटल काम करना था, लेकिन उनमें से भी उन्होंने 195 डेज काम किया है। तो यूटिलाइजेशन परसेंट क्या होगी कि 195 डिवाइड बाय 225, जो अभी हम कैलकुलेट करके आएंगे भजन एक साल के अंदर टोटल वर्किंग डेज कितने बनते हैं, जो कि 225। 195 डिवाइड बाय 225 क्या मल्टीप्लाई पे हमने 100 कर दिया तो हमारे पास 87 आ जाएगा, 86.667 समथिंग आएगा, तो उसको राउंड ऑफ करके हम 87% लिख देंगे। ठीक है, आप कैलकुलेटर है तो आप साथ साथ कर भी सकते हैं। तो यूटिलाइजेशन परसेंट का पता लग गया कि किस तरीके, इसी तरीके से हमने ग्रेड 2 वालों के निकाल दिया। 205 को हमने डिवाइड कर दिया 225 से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमारे पास 92% आ गया। इसी तरीके से हमने ये सारी यूटिलाइजेशन कैलकुलेट कर ली, इस सारी वैल्यूज को हमने कैलकुलेट कर दिया। तो ये तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। देन हम चलते हैं कि डेली कॉस्ट क्या है। हमारे पास डेली कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारे पास एनुअल कॉस्ट दी है और हमने जितने दिन वर्क किया उस लिहाज से हमारे पास डेली कॉस्ट कितनी बनती है। तो हमने क्या करना है, सिंपल एनुअल कॉस्ट को डिवाइड कर देना है डेज वर्क से, यानी कि 18,500 को हमने डिवाइड कर दिया 195 से, तो हमारे पास 94.87 कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसको आप साथ साथ कर भी सकते हैं कैलकुलेटर से, तो इसलिए मैंने कहा था कि कैलकुलेटर अपने साथ रख लें तो बेहतर है कि आपको साथ साथ ही क्लियर होता रहेगा। तो आप जब 18,500 को डिवाइड करेंगे 195 से, तो आपके पास आ जाएगा 94.87। आप इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं 95, या बेहतर है कि आप दो डेसिमल प्लेसेस तक लिखें ये वाली। इसी तरीके से हमने क्या कर देना, डे 2 वालों का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 23,000 डिवाइड बाय किया 205, तो हमारे पास आ गया 112.20। इसी तरीके से हम बाकी सारी ग्रेड्स के कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास डेली कॉस्ट वाला भी कॉलम फिल हो जाएगा। देन हमारे पास आता है चार्ज रेट। अब चार्ज रेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम, चार्ज रेट होता है कि डेली कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देना 2 से और सम चार्जेस होते हैं। तो हम 94.87 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 189.74 समथिंग, इतनी होगी 189.74। तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 190 बनेगा। तो लेकिन यहाँ पे 195 किस तरीके से दिखा है, तो मैंने क्या कहा था कि चार्ज रेट होता है कि डेली कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देना 2 से और उसके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं। अब वो चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको उसने स्टेटमेंट में क्या दिया है। ये अगर चीजें उसने नहीं बताई होंगी तो वो सम चार्जेस में कह सकता है कि चार्जेस 0 है, या कुछ कह देगा कि चार्जेस आपने क्या ऐड करने हैं, $5 ऐड करने हैं, तो 190 प्लस 5 क्या, तो 195 आ गया। ठीक हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि 5 प्लस ही करना है या माइनस करना, हो सकता है उसने कहा कि उसने ये भी वो कह सकता है कि वजन ग्रेड 1 के जो एम्प्लॉयज है ना, उनके जो चार्ज रेट के अंदर एडिशनल चार्जेस हैं वो $5 है। तो यानी कि अभी जिस तरह मैंने कंप्यूट किया 94 इसको 95 को सिटी करके मल्टीप्लाई 2 किया तो हमारा बनता है 190। तो 190 के अंदर उसने अगर कहा कि 5 चार्जेस $5 चार्जेस और है, तो हमने उसको 5 ऐड कर दिया। तो समटाइम्स वो कहता है कि सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो वो डिपेंड करता है उस कंडीशन पे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है चार्ज रेट का। इसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 224 और इसके अंदर यहाँ पे 220 लिखा हुआ है। तो यानी कि उसने 4 चार्जेस कुछ इस तरह किया होगा कि इनकी सैलरी में से, मतलब कि जो चार्ज रेट बन रहा है उसमें से आपने $4 सब्ट्रैक्ट कर देने, इस तरह कुछ स्टेटमेंट लिखी होगी। तो इस तरीके से मतलब कि ये चार्ज रेट आपका कंप्यूटर हो गया आ जाएगा। आप ये देखेंगे अप्रोक्सीमेटली ये अगर सम चार्जेस का हम साइड पे कर देना
तो इसको डबल ही किया हुआ ऑलमोस्ट। ये देखें, इसको डबल किया तो 190 बनता है, तो 195 लिखा हुआ है। इसको डबल किया तो 224 बनता है, 220 लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से मतलब कि इसको डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 262 आई थे, और ये 255 लिखा, यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट डबल ही हो जाता है अगर चार्जेस वगैरह। तो ये चार्जेस हर किसी के डिफरेंट होते हैं, तो ग्रेड के हिसाब से उन्होंने चार्जेस डिसाइड किए होते हैं। जिस तरह वो नहीं होता कि बिलिंग का होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, ये है कि भैया अगर आपने इतने यूनिट्स इस्तेमाल करने हैं तो इतने ऊपर और चार्जेस पड़ जाएंगे, और अगर इतने यूनिट है तो आपको इस चार्जेस के इतने चार्जेस पड़ेंगे। तो ये वाला हिसाब है। तो टोटल कॉस्ट किस तरीके से निकालते हैं? टोटल कॉस्ट होती है कि एनुअल कॉस्ट जो है हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना 20 जितने एम्प्लॉयज हैं, यानी कि ये तो एक थी ना, एक बंदे की एनुअल कॉस्ट थी, तो हमने जो हमारे पास आई है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 20 से, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ रही है। यानी कि जो हमारे मतलब कि कंपनी के अकाउंट से जो लग रही है, क्योंकि सैलरीज वगैरह तो कटती है ना, वो सारा यहाँ पे आ, यानी कि एनुअल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर से, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब टोटल रेवेन्यू किस तरीके से निकालना है? टोटल रेवेन्यू निकलता है कि हमारे पास आता है कि टोटल नंबर कितने नंबर वाला कॉलम, यानी कि एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई कर देना हमने डेज वर्क, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना चार्ज रेट जो हमने कैलकुलेट किया, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 195 मल्टीप्लाई बाय 195 ये चार्ज रेट। तो हमारे पास ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। इसी तरीके से इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने क्या किया कि चार्ज रेट 220 मल्टीप्लाई बाय डेज वर्क 205 मल्टीप्लाई बाय 25, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यूज फिल कर लेनी है। तो ये आपका होगा, ये टोटल सम करके लिखा है कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है और टोटल रेवेन्यू कितना है। ये क्या बता रहे हैं कि हमारे कंपनी से जो मतलब के कंपनी के अकाउंट से जो पैसे लग रहे हैं, लाइक सैलरीज वगैरह देने में, रेंट्स वगैरह, ये सारा कुछ कॉस्ट वगैरह निकाल के जो भी है ना, मतलब कि यहाँ पे तो खैर सैलरीज वगैरह आएगा, तो ये हमारे पास कॉस्ट आ रही है। और जो हमारे वर्कर काम करके दे रहे हैं ना, जो हम प्रोजेक्ट पूरा करके आगे क्लाइंट को दे रहे हैं, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हमारे पास ये आएगा। तो ये सीन होता है। इसके अलावा तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल भी सेम वही है, तो इसको आप खुद करने के लिए खुद ट्राई करना। वही है, ग्रेड दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं। नंबर्स मतलब कि आपको अमाउंट नंबरिंग चेंज है, लाइक पिछले बार ग्रेड 1 में 20 थे, इस बार उसने कहा 25 है। एनुअल कॉस्ट दी हुई है, डेज वर्क दिया, यूटिलाइजेशन रेट आपने कहना, डेली कॉस्ट, चार्ज रेट, टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, ये सारा मैंने प्रीवियस एग्जांपल में करा दिया है। फॉर्मूले वगैरह मैंने डिस्कस कर दिए, तो सेम वही फॉर्मूले आपने यहाँ पे लगाने, तो ये सारी वैल्यूज कंप्यूट होकर आ देंगी। तो ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया आपके साथ। और ये जो फॉर्मूला मैंने डिस्कस वगैरह किया हुआ था, जो फॉर्मूला से मैं कर रहा था, वैल्यूज कंप्यूट कर रहा था, वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिए कि यूटिलाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं, डेज वर्क डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर। तो वो हमने 225 निकाले हुए थे, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ गया। इसी तरीके से डेली कॉस्ट क्या होती है कि एनुअल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे डेज वर्क से, तो हमारे पास डेली कॉस्ट आ जाएगी। और चार्ज रेट क्या होता है, डेली कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, प्लस चार्जेस का मैंने कहा था ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव डिपेंड करता है। और टोटल कॉस्ट क्या होता है, नंबर्स वाले कॉलम को हम एनुअल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। और तो जो यहाँ नेक्स्ट स्लाइड, हाँ ये रही। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या था, नंबर मल्टीप्लाई एनुअल कॉस्ट। और टोटल रेवेन्यू किस तरीके से आएगा, तो वो मैंने आपको बताया था कि नंबर को हम मल्टीप्लाई करते थे चार्ज रेट से, मल्टीप्लाई करते थे डेज वर्क, जितने भी हमने डेज का था हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता था। और अगर आपसे वो पूछ ले, हाँ जी ये एडिशन है, इन्फॉर्मेशन है कि ये 2 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो वो ये है कि एक पर्सन का वो कहते हैं कि एनुअल रेवेन्यू, आपको एनुअल कॉस्ट तो दी हुई थी ना, आप जाके देखें एग्जाम्पल के अंदर, ये देखें एनुअल कॉस्ट तो आपको दी हुई थी, बट एनुअल रेवेन्यू अगर आपसे पूछ ले तो एक पर्सन का क्या होगा, वो आपने क्या करना है कि जितने उसने डेज वर्क किया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना चार्ज रेट से, तो आपके पास उसका एनुअल रेवेन्यू आ जाएगा एक पर्सन का। तो ग्रोस मार्जिन जो होता है, ग्रोस मार्जिन ये होता है कि टोटल रेवेन्यू जितना जनरेट हुआ माइनस कर देना टोटल कॉस्ट, तो हमें ग्रोस मार्जिन आ जाएगा। एक ग्रोस मार्जिन हमें बताता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये चीजें भी पूछ सकता है। तो आपसे तो ये मैंने स्लाइड खुद से ऐड की है, आपने वो नोट्स वाली भी देखी होंगी, ये वाली भी मैंने खुद से ऐड किया है, इसके बाद ये वाली भी मैंने खुद से ऐड की है, ये सारा कुछ ये मैंने खुद से ऐड किया हुआ है, ये यहाँ तक। तो ये मैं इसलिए आपको बता दिया पहले। अब ग्रोस मार्जिन, अगर वो कहता है कि भजन ग्रेड 1 का आपने ग्रोस मार्जिन निकालना है,
तो ग्रोस मार्जिन किस तरीके से निकालना है मैं साथ साथ दिखा देता हूँ एग्जाम्पल में। फर्स्ट करें, इसका ग्रोस मार्जिन निकालना था। मैं नहीं, इस एग्जांपल को लेके चलते हैं। इसका ग्रोस मार्जिन अगर आपने निकालना है ग्रेड वन का, उसने कहा ग्रोस मार्जिन भी आपने लिखना है। तो ग्रेड वन का ग्रोस मार्जिन क्या होगा कि मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला क्या था, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो इस टोटल रेवेन्यू ये हमारा, इसको माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट से, तो हमारे पास ग्रोस मार्जिन आ जाएगा। तो ये देखते हैं जाके, ये देखें वही है, टोटल रेवेन्यू माइनस किया 4,87,500 से, तो हमारे पास ये आ गया है क्या, ग्रोस मार्जिन। अब ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ग्रोस मार्जिन ये बता रहा है कि इतना हमारे पास, यानी कि 5,76,750 डॉलर्स या यूरो कह दो आप इसको, इज द ग्रोस मार्जिन, यानी कि प्रॉफिट इन मनी, यानी कि जो हमने प्रॉफिट कमाया, यानी कि हमारे पास कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इतनी थी और उनके जरिए जो उन्होंने काम किया उन एम्प्लॉयज ने, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट क्या था, हमारे पास इतने डॉलर यूरो का प्रॉफिट हुआ है। ग्रेड वन स्टाफ ने ईयर 2000 के अंदर इतना हमें प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। अगर वो क्या क्या ग्रोस मार्जिन को आप परसेंटेज में भी लिख के दिखाएं, तो आपने क्या करना है कि ये जो आपने ग्रोस मार्जिन निकाला है इसको डिवाइड कर देना टोटल रेवेन्यू से। ये क्या था, 5,76,750 को डिवाइड कर दिया टोटल रेवेन्यू से और उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो ये हमारे पास ग्रोस मार्जिन इन परसेंटेज आ गया। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ ग्रोस मार्जिन कितना आया था और उसका परसेंटेज कितनी थी। ये सिर्फ एक ग्रेड का मैंने करके आपको दिखाया, ग्रेड वन का। ओके हो गया। अगर आपको सारे ग्रेड्स का निकालना पड़ जाए तो वो, ये मैंने उसी एग्जाम्पल का लिखा हुआ है, ये वाली जो एग्जाम्पल है इसी का मैंने सारे ग्रेड्स का कैलकुलेट किया है यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये ग्रोस मार्जिन। इसी तरीके से ये सारे हमने कंप्यूट कर लेना। इसके अलावा होता है कि, और ग्रोस मार्जिन परसेंटेज मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से निकालते हैं। ये जो ग्रोस मार्जिन होता है इसको डिवाइड करते हैं टोटल रेवेन्यू से, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपके पास ग्रोस मार्जिन आ जाएगी परसेंटेज में। अब ये क्यूमुलेटिव ग्रोस मार्जिन किस तरीके से निकालते हैं, आप लोगों को पहले ही पता है कि आपने सिंपल ऐड कर दिया, यानी कि पहले आपने एज इट इज ग्रोस मार्जिन लिख देना। अब क्या करना कि 5,76,750 के अंदर इस वाली अमाउंट को ऐड कर देना, तो आपके पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी जो कि बनती है 1,38,01,50। तो ये आ जाएगी। इसी के अंदर आप इस अमाउंट का ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, ये जो वैल्यू है इसके अंदर ये ऐड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से ये क्यूमुलेटिव आपने कैलकुलेट कर लेना, तो आपके पास फाइनल ये आ गया। अब ये क्यूमुलेटिव ग्रोस मार्जिन आपको क्या बता रहा है कि अगर आपके पास टोटल कॉस्ट, यानी कि इस कॉलम का आप सम करें ना, इन सारी वैल्यूज का, 7 वैल्यूज का सम करें, तो आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से आप इसका कॉलम का सम करें तो टोटल आपके पास रेवेन्यू ये जनरेट आ जाएगा। और ये क्यूमुलेटिव क्या बता रहा है कि क्यूमुलेटिव ग्रोस मार्जिन, यानी कि इसको आप पूरे को सम करेंगे तो आपके पास यही आएगा। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ओवरऑल ग्रोस मार्जिन अगर आपने परसेंटेज में निकालना है, तो यानी कि ये जो आपने क्यूमुलेटिव, यानी कि टोटल ग्रोस मार्जिन है, इसको डिवाइड कर दिया टोटल रेवेन्यू से, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो इतनी परसेंटेज आ गई 54.5%। तो इसका मतलब क्या है, तो मैंने मीनिंग लिखा हुआ है कि कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि क्यूमुलेटिव ग्रोस मार्जिन जो कि इतना हमारे पास 8.79 मिलियन आया, इज द टोटल प्रॉफिट आफ्टर पेइंग ऑल द स्टाफ कॉस्ट फॉर द ईयर 2000। तो क्या मतलब है कि भजन कंपनी ने 2000 के अंदर सारे स्टाफ की, यानी कि उनके जितने भी सैलरीज वगैरह, सारे जो चार्जेस वगैरह पे करने के बाद जो टोटल रेवेन्यू उसके पास जनरेट हुआ था उनमें से माइनस करने के बाद उसके पास इतना प्रॉफिट, इतने मिलियंस का प्रॉफिट हुआ है। और इसी को वो परसेंटेज में बता रहे कि it means that the company keeps about 54.5 of its total income as profit after paying employees, showing a healthy profit margin across all staff grades। ठीक है, तो ये चीज बता रहा है कि भजन 54.5% कंपनी ने प्रॉफिट निकाला है 2000 में। सारे अपने जो उसके अखराजात वगैरह थे वो सारे निकालने के बाद उसको इतना प्रॉफिट बचा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। यहाँ पे एक जनरल सा स्लाइड ऐड की हुई है जिसके अंदर बता रहे हैं कि एक कंपनी के कौन कौन से अखराजात हो सकते हैं। लाइक अगर आपके बिल्डिंग अपनी नहीं है तो जाहिर बात है उसका रेंट देना पड़ेगा। तो उसने बता दिया कि 1999 में इतना था, 2000 में इतना है, तो ये सारे मतलब के कॉस्ट, उसके एक्सपेंसेस वगैरह लिखे हुए हैं, तो उन सबको ऐड करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1999 के अंदर हमारे पास इतने
एक्सपेंस था और 2000 के अंदर वो इतना हो गया। सारी बातें विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट्स बढ़ते रहते हैं। तो ये बस जनरल सा बताया हुआ कि ये इस तरह के मतलब कि ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं एक कंपनी के। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर जो होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो मॉनिटरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है। यहाँ पे जो भी स्लाइड में लिखा थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखा होगा, तो मैंने खैर अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं, तो मैं वहां से भी आपको डिस्कस कर देता हूँ। दरअसल मैं वहीं से पढ़ा देता हूँ आपको सिंपल वर्ड्स में। ये मैंने लेक्चर्स के नोट भी बनाए हुए थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे भी ऐड की हैं। इसी के मैंने पिक्स लेके ना उधर स्लाइड में भी ऐड कर दिए थे। तो मॉनिटरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है कि जब एक बार आप बजट बना लेते हैं ना, तो कंपनी हर मंथ के बाद किस चीज़ को चेक करती है। वो ये है कि आप जो मनी आपकी अर्निंग हो रही है और आपके जो एक्सपेंसेस में मनी स्पेंड हो रही है, तो वो हर मंथ के बाद उसका चेक करना, उसको मॉनिटर करना, ये सारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग में आता है। और अगर ये चेक करते हैं कि भाईजान अगर आपकी जो अर्निंग है वो कम है और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो भाई उसको कम किस तरीके से करना है, ये सारा कुछ मॉनिटरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आता है। तो मैंने ये सिंपल वर्ड्स में आपको बता दिया। इसके अलावा हमारे पास कॉस्ट रेवेन्यू यानी कि प्रोजेक्ट कॉस्टिंग के अंदर क्या आता है, और ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में आता है कि हमने ओवरऑल मॉनिटर करना होता है कि हमारी कंपनी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं सेपरेटली, उनकी जो मंथली कॉस्ट है और उन पे जो मतलब कि उन पे जो मंथली हमारे खर्च अखराजात आ रही हैं और उनसे जो अर्निंग आ रही है, उन सब का ट्रैक रखना, और वो सारा किस तरीके से निकालते हैं, हम ग्रोस मार्जिन से निकालते हैं। तो वो मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया हुआ है कि आपसे वो ग्रोस मार्जिन भी पूछ सकता है, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो ये सारा प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में आता है। इसके अलावा हमारे पास सेल्स के आता है। तो सेल्स हमारे पास दो टाइप्स की हैं। कौन कौन सी? एक है कंफर्म सेल्स रिपोर्ट। इनमें क्या कौन कौन से रिपोर्ट्स आती हैं कि आपने ट्रैक करना था कि आपके पास जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है, यानी कि उस पर वर्किंग करने के लिए 12 मंथ्स के अंदर, अपकमिंग 12 मंथ्स जो है उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं जो कि बुक हो चुके हैं। लाइक अगर एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उनमें आपने 12 मंथ्स के अंदर आपने ये सारा हिसाब रखना कि आपके पास कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो पहले से प्रोजेक्ट 1 के ऊपर बुक हो चुके हैं और प्रोजेक्ट 2 के। तो ये सारा हमारे पास कंफर्म सेल्स रिपोर्ट में आता है। इसके अलावा क्या आता है कि टोटल एक्सपेक्टेड इनकम क्या होगी, यानी कि आपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है कि आपने देख लेना कि भजन इतने मेरे एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट पे बुक हो गए, अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट न्यू आता है तो मेरे पास इतने एम्प्लॉयज पीछे बचे होंगे इस पर वर्किंग के लिए। और इसी तरीके से आप एस्टिमेट करते हैं कि भजन हम इनके वर्क से जो हमारे पास इनकम जनरेट होगी तो वो कितनी होगी। ये सारा आता है कंफर्म सेल रिपोर्ट के अंदर। और सेल प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अंदर हमारे पास आता है कि हमने जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिस्ट बनानी होती है। और इसके अलावा हमारे पास आते हैं कि उसके चांस ऑफ सक्सेस कितने हैं या लाइकली, यानी कि उसके हम उस पर हम वर्किंग किस डेट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे एस्टिमेशन वगैरह करना, ये सारा सेल्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अंदर आता है। तो ये दोनों आपस में मिलके हमें एक फोरकास्ट देते हैं रेवेन्यू के बारे में और प्लान जो हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में करना चाहते हैं। तो ये दोनों रिपोर्ट्स मिलके हमें ये प्रोवाइड करते हैं, यानी कि फ्यूचर प्रिडिक्शन करती है, फोरकास्ट हमें बताती है कि जैसे कि मैंने पिछले ये डिस्कस भी कर दिया दोनों में कि क्या करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट पॉइंट आता है वो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग का। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है कि हम कंपनी अपने फ्यूचर्स के लिए एक प्लान करती है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें दो मेन गोल्स होते हैं। पहला ये कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि लॉन्ग टर्म गोल आपका है क्या, आपकी कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल क्या है। लाइक वो ग्रोथ करना चाह रही है या ग्लोबल अपना प्रेजेंस करना चाह रही है या इस तरह की जो भी चीजें हैं। तो ये सारा आपके गोल, सबसे पहला स्टेप होता है कि ये आपने गोल डिसाइड करना है। लाइक अगर आप ग्रोथ करना चाह रहे हैं, आपकी कंपनी ग्रोथ करना चाह रही है। दूसरा ये है कि जो आपने गोल डिसाइड किया ना, उसको रीच करने में आपके पास जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जो जिनकी वजह से आप वो गोल अचीव नहीं कर पा रहे, उन मसलों को हल करना, उनका आइडेंटिफाई करना और उनका सोल्यूशन निकालना। तो इस तरह के लाइक अगर आपकी कंपनी चाहती है कि मैं अपकमिंग ईयर्स के अंदर अपनी इमेज सही करूं, तो यानी कि आप उसकी ब्रांडिंग और रेपुटेशन पर वर्क करेंगे उसको इम्प्रूव करने में, और फिर उसके फैक्टर मतलब कि उसका एनालिसिस करेंगे कि भाईजान
मैं अपनी कंपनी का ब्रांडिंग किस तरीके से अच्छी कर सकता हूँ, और उस ब्रांडिंग को इम्प्रूव करने में मुझे किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस वजह से मेरी ब्रांडिंग जो मेरा किस वजह से मेरी ब्रांडिंग पीछे है या मेरे कंपनी की रेपुटेशन पीछे रह रही है। तो उन सारी फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना और उनका सोल्यूशन निकालना, तो ये सारा हमारा किस में आता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में। तो मैं आपको स्लाइड भी दिखा देता हूँ, यही चीज़ें सारी मैंने डिस्कस की हैं। ये देखेंगे सेल्स सेल्स टू टाइप्स की होती है, यहाँ से मैंने यहाँ से छोड़ा था। तो ये मोनेटिक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैंने बता दिया, जिसमें कॉस्ट रेवेन्यू वगैरह आ जाता है कि और प्रोजेक्ट कॉस्टिंग मैंने आपको डिस्कस कर दिया, कम्युनिटी ग्रोस मार्जिन वगैरह सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हुई हैं। सेल्स रिपोर्ट दो टाइप्स की होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है, और ये सारी चीज़ें ये देखें आप, ये सारा मैंने बता दिया हुआ कि कंपनी इमेज वगैरह किस क्या होता है, तो उसको मैंने सिंपल वर्ड्स में करके अपने नोट्स में बता दिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और उससे पहले ये कि ये सारा मटेरियल मैंने चैनल मेरे प्रोजेक्ट सॉरी जो मेरा चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।